हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं सुदीप फार्मा लिमिटेड को। इस वीडियो में हम सारी इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे कि आखिरकार ये आईपीओ है किस बारे में, इस पूरी कंपनी का प्रोफाइल क्या है, आईपीओ का ऑब्जेक्टिव और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, रिस्क एंड वैल्यूएशन क्या है इस आईपीओ की, और इसके पीयर्स के साथ इसका कंपैरिजन कैसा है, शेयर होल्डर्स कौन कौन हैं इसके और वो कितना स्टेक सेल कर रहे हैं अपना, और उसी के साथ साथ आज क्योंकि डे वन है, टोटल सब्सक्रिप्शन कितना हो चुका है और हमारा जीएमपी कितना चल रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं कवर करूँगा और इसके बाद मेरे हिसाब से आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस आईपीओ से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं कंपनी के प्रोफाइल की। तो अगर कंपनी को एक ही सेंटेंस में अगर समझाना हो कि क्या करती है, तो ये एक्चुअली मास्टर शेफ ऑफ इंग्रेडिएंट्स है। सो इट क्रिएट्स टाइनी प्योर एक्सिपिएंट्स जैसे कि मिनरल हो गए, आयरन, कैल्शियम, जो कि हमारी मेडिसिन और सप्लीमेंट्स में यूज़ होते हैं। तो आपके मन में डाउट होगा एक्सीपिएंट्स करते क्या है और या होते क्या हैं। एक्सीपिएंट्स, अगर आप कोई भी दवाई की बात करोगे, तो जो अपनी दवाई होती है उसमें दो चीज़ होते हैं, एक एक्टिव इंग्रेडिएंट और एक नॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपकी बुखार की दवाई है, तो उस दवाई के अंदर एक होगा जो एक्चुअली बुखार को कम करने की दवाई होती है, जो कि एंटीपायरेटिक होती है। बट जो उसके अलावा दूसरा कंपोनेंट होता है, जैसे कि आप शेल देख रहे हो, या फ्लेवरिंग एजेंट हो गए, या कोटिंग हो गई, जैसे इस कैप्सूल में जो ऊपर की कोटिंग हो गई। तो जो भी नॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं किसी भी एक दवाई के, वो सारी चीज़ ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो ये ओवरऑल नटशेल में है कि ये अगर आपको समझना हो तो ये क्या क्या करती है। तो दवाइयों में हो गया, फार्मूलाज जो बेबीज़ के होते हैं उसमें जो फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं, वो सारी ये चीज़ कंपनी बनाती है। और एडवांस टेक भी करती है, जैसे कोटिंग न्यूट्रिएंट्स फॉर टेस्ट मास्किंग एंड स्टेबिलिटी। तो कई कई दवाइयाँ आपने खाई होंगी जिनका टेस्ट अच्छा नहीं होता, लेकिन उसके ऊपर जो कोटिंग की जाती है, वो सब का जो इंग्रेडिएंट्स है वो एक कंपनी बनाती है। और अगर फ्यूचर ग्रोथ की बात करें, तो ये एक्सप्लोर कर रहे हैं मटेरियल फॉर ईवी बैटरीज। यानी कि फ्यूचर में इस आईपीओ के थ्रू भी जो पैसा रेज होगा, कुछ उसका पैसा ये लोग ईवी के बैटरी के इंग्रेडिएंट्स में भी यूज़ करने का सोच रहे हैं, उसको एक्सप्लोर करेंगे कि क्योंकि हमारी बैटरी जो डलती है उसमें भी केमिकल्स ही होते हैं। तो उसके केमिकल का प्रोडक्शन या उसमें जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, वो भी ये कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के टारगेट्स में है। ओके। और ये जो कंपनी है ये ग्लोबल आउटरीच है, केवल इंडिया तक सीमित नहीं है, ये बाकी पूरे जगह इसका पूरे ग्लोब पे प्रेजेंस है। इनकी 4 फैक्ट्रीज़ हैं इंडिया और आयरलैंड में। 100+ इनके प्रोडक्ट हैं और 1100 इनके कस्टमर्स हैं लगभग 100 कंट्री में। तो यानी कि पूरे दुनिया में इनका कस्टमर बेस है, कोई एक दो कंट्रीज़ में नहीं है। अब अगर आगे बात करें कि ये करेगी क्या, तो अगर अगर आप टोटल इशू देखेंगे तो टोटल इशू है 895 करोड़ का, जो भी ये कंपनी आईपीओ के थ्रू रेस करने का ट्राई कर रही है। प्राइस बैंड इन्होंने रखा है 563 से 593 रुपये पर शेयर का। और जो भी इससे अमाउंट जनरेट होगा उसका ये लोग करेंगे क्या। तो फ्रेश इश्यूज़ हैं उसमें 95 सीआर का, जो कि 11% है पूरे इस 895 करोड़ का। और उसको ये लोग करेंगे ग्रोथ के लिए इस्तेमाल, यानी कि नई मशीन्स खरीदेंगे। ठीक है, जिसमें ये लोगों ने बताया कि लगभग 75 करोड़ की ये लोग नई मशीनें खरीदेंगे। फंड न्यू आइडियाज़, जैसे कि ईवी की मैं बात कर रहा था कि जो भी इनके नए आइडियाज़ हैं उनको ये लोग एक्सप्लोर करेंगे उस पैसे से, और मार्केट्स में एक्सपैंड करने के लिए यूज़ करेंगे। और साथ ही साथ वर्किंग कैपिटल, यानी कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो फैक्ट्रीज़ हैं उन सब में ये लोग उस पैसे को यूज़ करने वाले हैं। तो ये हो गया 11% का हिसाब। अब जो बाकी के 89% हैं जो इस आईपीओ से रेस होगा, वो है ओएफएस, यानी कि सेलिंग शेयर होल्डर्स। रेस्ट गोज टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कैशिंग आउट। यानी कि इसमें जो एग्जिस्टिंग इनके शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर्स बेचकर निकल रहे हैं। तो जो पैसा रेज होगा ये उनके लिए दिया जाएगा, यानी कि वो कैश आउट कर रहे हैं। तो जो भी पैसा इस आईपीओ से रेज होगा उसका लगभग 89% जाएगा इनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास, जो अपना शेयर बेच रहे हैं। आते हैं अब इसकी की स्ट्रेंथ के बारे में, यानी कि ये जो कंपनी है इसकी स्ट्रेंथ एक्चुअली है क्या। तो इनका स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ रहा है, जो कि 50% एनुअली था फाइनेंशियल ईयर 23 से 25 के बीच में, 50% एनुअली। हाई क्वालिटी है, जो भी ये प्रोडक्ट बनाते हैं वो काफ़ी हाई क्वालिटी के होते हैं, यूएस एफडीए के द्वारा अप्रूव्ड रहते हैं। हाई रिपीट बिजनेस,
तो यानी इसका ये मतलब है कि जो इनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो काफ़ी लॉयल हैं इनके थ्रू। तो 83% जो इनकम है इनकी वो उन्हीं कस्टमर से आती है। तो यानी कि इनको बिज़नेस की प्रॉब्लम नहीं होती, वही जिनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वही इनको बार बार ऑर्डर देते रहते हैं। हेल्दी मार्जिन्स, यानी कि जो अपने प्रोडक्ट के ऊपर इनको मार्जिन मिलता है वो काफ़ी शानदार है, 27% प्लस प्रॉफिट मार्जिन। तो ये है इनके की स्ट्रेंथ जो कि आप देख पा रहे होंगे। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, यानी कि रिस्क और वैल्यूएशन मैट्रिक्स पर। तो सबसे पहले रिस्क की बात कर लेते हैं कि इस आई कंपनी की बेसिकली क्या क्या रिस्क प्रोफाइल है। तो कस्टमर डिपेंडेंस है, 42% सेल फ्रॉम टॉप 10 कस्टमर्स। यानी कि इनके जो टॉप के 10 कस्टमर्स हैं जो भी इनसे सामान खरीदते हैं इनका प्रोडक्ट, 42% सेल उन्हीं 10 से आती है। ठीक है, तो ये एक कस्टमर पे डिपेंडेंस है कि अगर कल उन्होंने डिसाइड कर लिया इन 10 ने कि हम नहीं खरीदेंगे सामान, तो इनका 42% सेल्स में सीधा सीधा लॉस हो जाएगा। कैश फ्लो का स्ट्रेन है, इसका ये मतलब है कि इनको लगभग जो इनके कस्टमर हैं उनको डायरेक्टली अपफ्रंट पेमेंट नहीं होती, इनके पास पैसे आने में लगभग 135 दिन लग जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर कोई इन्होंने सामान खरीदा तो अपफ्रंट पेमेंट नहीं होती इनके पास, वो एक्चुअली उस प्रोडक्ट को बेचने के बाद कैश आने में 135 दिन, लगभग 4 महीने से ज़्यादा लग जाते हैं। आते हैं अगले रिस्क की तरफ जो कि है रॉ मटेरियल का रिस्क। टॉप 10 सप्लायर्स फॉर्म 65%। यानी अब इनके लिए, यानी कि ये तो कंपनी है जो ये प्रोडक्ट बनाती है, अब इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए भी इनको जो रॉ मटेरियल चाहिए वो इनके जो टॉप 10 सप्लायर्स हैं वहाँ से 65% आता है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल का इनको रिस्क हो सकता है कि अगर ये टॉप 10 सप्लाई, जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था कुछ कुछ, जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने चाइना पे बैन लगा दी, तो अगर इनके सप्लायर्स चाइना में होंगे तो उस केस में रॉ मटेरियल पे आने में प्रॉब्लम हो जाएगी। जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन, इनकी जो मैक्सिमम फैसिलिटीज़ हैं वो गुजरात में हैं। तो अगर इन केस वहाँ पे गुजरात से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आते हैं, क्योंकि ये सेफ साइड नॉर्मली ये होता है कि अगर आपकी कोई कंट्री है, आपकी फैसिलिटीज़ अलग अलग पार्ट ऑफ द कंट्री में होनी चाहिए, कि अगर एक पार्ट में कोई इशू भी आता है तो आपकी जो बाकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो कंट्री के बाकी साइड में हैं वो आपका प्रोडक्शन कंटिन्यू करके रखें। लेकिन इस कंपनी की जो मैक्सिमम फैसिलिटीज़ हैं वो गुजरात में ही हैं। और पांचवा रिस्क है इसका इंटरनेशनल रिस्क, यानी कि 50% ऑफ द सेल कम फ्रॉम एक्सपोर्ट। यानी कि इंडिया के बाहर जो ये पूरा ये माल अपना बेचते हैं इंडिया के बाहर, वहाँ से इनका 50% रेवेन्यू जनरेशन होता है। तो ये एक इंटरनेशनल रिस्क है। अब बात करते हैं वैल्यूएशन एंड पीयर्स के कंपैरिजन की, यानी कि इनके जो बाकी पीयर्स हैं उनके कंपैरिजन में सुदीप फार्मा कैसे परफॉर्म करती है। प्रॉफिट मार्जिन इनका बहुत शानदार है, बाकियों का 15% से कम है, ये 27% है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी बाकियों की कम है, इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी 39.7% है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो इनके जो पीयर्स हैं उनका लेस देन 15% है, लेकिन इसका 27% है। ठीक है, आईपीओ की वैल्यूएशन की बात करें तो ये थोड़ा अपर बैंड इसका 593 रुपये का है, यानी कि जिन्होंने प्राइस बैंड इनिशियली ऑफर किया था वो 563 से 593 रुपये पर शेयर था। तो मार्केट कैप की अगर उसी के हिसाब से बात करें तो 6700 का इनका मार्केट कैप है। पीई रेशियो थोड़ा एक्सपेंसिव साइड है, जो कि 48.3 टाइम्स है। ओके, और यही हम एबिटा की बात करें तो एबिटा इनका 34 टाइम्स चल रहा है। ओके, तो जो इनका पीई है वो 54 टाइम बेस्ड ऑन Q1 के प्रोजेक्शन के बेसिस पे है, 54 टाइम्स। ओके, तो ये थी ओवरऑल इनकी वैल्यूएशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं इनके लीडरशिप और जो शेयर सेल कर रहे हैं उनके बारे में। तो चेयरमैन है जयूश बयानी और शनिल बयानी। प्रोमोटर जो हैं वो होल्ड करते हैं 90% ऑफ द प्री आईपीओ, ड्राइविंग एक्सपेंशन इनटू न्यू मार्केट्स लाइक ईवी। तो इसके जो प्रोमोटर्स हैं वो 90% इसको होल्ड करते हैं और वो एक्सपेंशन ट्राई कर रहे हैं न्यू मार्केट्स लाइक ईवी। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आजकल आ रहे हैं उसके लिए जो बैटरी लगेंगी उस पर इनका मेन फोकस रहेगा। और मेजर सेलर जो ये 89% की मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में, इसमें ओएफएस जो हो रहा है वो किस किस के पास पैसा जाएगा। ठीक है, तो नंबर 1 पे है सुजीत भयानी एचयूएफ, जो कि सेल कर रहे हैं 499 करोड़, 0.33 रुपीज़ पर शेयर, और उन्हें लगभग 1800 टाइम्स का रिटर्न मिल रहा है। नेक्स्ट है सुजीत भयानी जो अपने 211 करोड़ का शेयर बेच रहे हैं,
और उनकी वैल्यू जो उन्होंने खरीदी थी 0.43 रुपीज़ पर शेयर पे। अगली हैं अवनी भयानी, जो अपने 44 करोड़ का स्टेक सेल कर रही हैं। उन्होंने बाई किया था 0.29 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, और उनको रिटर्न मिल रहा है लगभग इस ओ एफ एस के थ्रू उन्हें 2000 टाइम्स का। तो ये थी ओवरऑल पूरी सुदीप फार्मा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो कि आपको पता होनी चाहिए इससे पहले कि आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले भी सकें इस आईपीओ के बारे में। ठीक है, अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब आज के दिन की बात करते हैं, क्योंकि आज पहला दिन हो चुका है और अभी सुबह 11 बजे तक आईपीओ कैसा परफॉर्म कर रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप टोटल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो इस आईपीओ ने अभी तक ये 33% सब्सक्राइब हो चुका है टोटल का। 100% यहाँ पर होगा, ऑलरेडी ये 33% सब्सक्राइब हो चुका है। एक बार मैं दोबारा इन्फॉर्मेशन रिपीट कर देता हूँ अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन रह गई हो। तो टोटल अमाउंट ये रेस करने वाले हैं 895 करोड़ का। फ्रेश इशू हैं इसमें 95 करोड़ के। ऑफर फॉर सेल है 800 करोड़ का। प्राइस बैंड है इसका 563 रुपये पर शेयर से 593 रुपये पर शेयर। लॉट साइज़ जो आप खरीदेंगे वो आपको मिनिमम 25 शेयर खरीदने पड़ेंगे, और लगभग इन्वेस्टमेंट होगी आपकी मिनिमम 14,825 रुपये की। डेट ये ओपन हुआ है आज से, यानी 21 नवंबर से 25 नवंबर तक। अलॉटमेंट इसकी डेट होगी 26 नवंबर को, और स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा ये 28 नवंबर को। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सुदीप फार्मा क्या करती है और ये अपना प्रोसीड्स कहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। और अब हम आ जाते हैं कि अभी पहले दिन के बाद सब्सक्रिप्शन कैसा चल रहा है। तो जैसे कि हमने देखा कि 33% ऑलरेडी ये सब्सक्राइब हो चुका है। बिड्स रिसीव हुए हैं 32.62 लाख शेयर के आउट ऑफ 1.06 करोड़, यानी कि 1.6 करोड़ बेचने थे, उनमें से कम 32.62 लाख के बिड्स रिसीव हो चुके हैं। अगर हम सब्सक्रिप्शन का ब्रेकडाउन की बात करें तो एन ने 52% बुक कर चुके हैं, यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अपने रिटेल इन्वेस्टर्स 43% एक्चुअली सब्सक्राइब कर चुके हैं। QIBs यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स अभी तक उन्होंने कोई बिड नहीं करी है, अभी उनको खाता खोलना अपना बाकी है। यही अगर हम GMP की बात करें तो स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग एक्सपेक्टेड थी और वही हमें देखने को मिला है अभी फ़िलहाल का रिएक्शन देखते हुए। तो GMP प्राइस चल रहा है इसका 20 से 21%, यानी कि ओवर आईपीओ प्राइस, यानी कि जो हमारा आईपीओ प्राइस है उससे 20-21% हमें ओवर देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर ये इसी पे लिस्ट होता है तो आप 20 से 21% आप अपना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर हम इन्वेस्टो ग्रीन के डेटा के हिसाब से जाएं तो वहाँ पे लगभग इसका GMP 20% चल रहा है, जो कि कम है, हल्का सा कम हुआ है एक्चुअली 21.92 से। और आईपीओ वॉच के डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो वो अभी इसका GMP बता रहे हैं 19.89%, यानी कि लगभग 19% का आपको लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो एनालिस्ट क्या कहते हैं इसके बारे में वो भी हम थोड़ा देख लेते हैं। तो मार्केट मास्टर कैपिटल सर्विस के हिसाब से पोटेंशियल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है ये एक। ठीक है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप इसको खरीद रहे हो तो एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है। और की मार्केट ड्राइवर्स इसके उनके हिसाब से क्या क्या होंगे? रैपिडली एक्सपैंडिंग इंडियन फूड्स, न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट मार्केट्स, 8.1% कैगर टू 32 बिलियन बाय 2029। तो उनके हिसाब से जो कि इंडिया के जो इंडियन फूड्स हैं उनमें इनके इंग्रेडिएंट्स जो कि यूज़ होते हैं, पहली बात तो वो बढ़ रहा है। न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट्स का भी मार्केट यूज़ हो रहा है, वहाँ भी अपने प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, और वो मार्केट 8.1 के कैगर से बढ़ रहा है, जो कि बढ़ते बढ़ते 2029 तक 32 बिलियन का होने के चांसेस हैं। इंक्रीजिंग हेल्थ अवेयरनेस, क्योंकि आजकल लोगों में अवेयरनेस भी जाग रही है, लोग जिम जॉइन कर रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें तो जो उनके आप कह सकते हो कि लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आप सप्लीमेंट्स लेते हो, बाकी सारी चीज़ें कंज्यूम करते हो, तो अगर वो अवेयरनेस लोगों में बढ़ रही है तो मार्केट में डिमांड भी उन चीज़ों की बढ़ेगी। और क्योंकि सुदीप फार्मा उनको ये इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करती हैं तो इनका भी वहाँ पे ग्रोथ होने के चांसेस हैं। पॉपुलेशन बढ़ रही है, राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है प्रोडक्ट का कंजम्पशन बढ़ेगा, और लोग के पास अब पैसे भी थोड़े बढ़ रहे हैं एक्सपेंड करने के लिए, तो वो अपनी लाइफस्टाइल पर भी अच्छे से खर्च कर सकते हैं। स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग विद डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ 100+ प्रोडक्ट। तो ऐसा नहीं है कि केवल दवाइयाँ ही बना रहे हैं इनका, क्योंकि अब पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाई हो चुका है, जो कि 100+ प्रोडक्ट है इनके पास अपने पोर्टफोलियो में।
तो ये अकॉर्डिंग टू मार्केट नीड्स स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो ये थी ओवरऑल एनालिस्ट का व्यू उस पूरे पोर्टफोलियो के बारे में, और जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए गैदर कर सकता था ताकि आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प मिल सके, वो सारी मैंने कवर करने का ट्राई किया है। अगर आपको इन डिटेल आईपीओ की एनालिसिस पसंद है जैसे कि मैंने अभी करी, और भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि मैं अपने इस वीडियो पे चैनल पे बेसिकली डालता रहता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। आपको उसके लिए कुछ अलग से एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मेरे चैनल पे आके देख सकते हैं। मेरा चैनल है 1 करोड़ पोर्टफोलियो। आईपीओ से रिलेटेड के लिए मैंने आपकी पूरी क्यूरेटेड एक प्लेलिस्ट बना के रखी है आईपीओ डिटेल्स के नाम से, तो आपको बस यहाँ पर आना है और ये प्लेलिस्ट पे लेटेस्ट वीडियो टॉप पे आपको जो भी होगी मिल जाएगी। आपको अलग अलग चैनल्स पे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे चैनल पे आइए, जो भी लेटेस्ट आईपीओ चल रहा होगा डे बाय डे उसके जीएमपी प्राइसेस क्या चल रहे हैं, सबसे रिलेटेड शॉर्ट्स और वीडियोस मैं इस प्लेलिस्ट में क्यूरेट करके रखता हूँ। तो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए और आप डायरेक्टली मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं और आप ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको प्लेलिस्ट के थ्रू मिल जाएगी। तो होपफुली गाइस आपके जो मन में डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। आप एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हो कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं, और आप अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हो। तो जुड़े रहें मेरे साथ। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।